हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज़ 24th फरवरी। चलिए आज देखते हैं क्या था। एक तो पेज वन पे था जो माइजोज ने कहा है कि इनको आने दिया जाए। तो ये याद रखना कि चिन कम्युनिटी कहाँ पे म्यांमार में है एंड दे शेयर द सेम एंसेस्ट्री विद माइजोज इन इंडिया। दे बिलोंग टू जो एथनिक ग्रुप। तो तीन चीज़ें प्रीलिम्स वालों को याद रखनी है। चिन कम्युनिटी म्यांमार, माइजोज इन इंडिया जो बिलोंग करते हैं जो एथनिक ग्रुप। क्या था कि जैसे कई बार क्वेश्चंस ऐसे घुमा के दे देते हैं और उसमें तीन ऑप्शंस देंगे, तो तीन में से अगर आपको एक चीज़ भी पता होती है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2019 में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स के बारे में आया था, पीबीटीजीज। और 2014 में उन्होंने ना एक बारी जब ऐसे ही जैसे ये डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वैसे ही डिस्प्यूट्स चल रहे थे उस समय हमारे चाइना के साथ। तो एक ट्राइब के बारे में उस टाइम भी न्यूज़पेपर में आया था, चक्समा था, पता नहीं कौन सी थी। तो वो थी लद्दाख में। और जब पेपर आया था तो उसमें उन्होंने कहा था दे बिलोंग टू उत्तराखंड, फिर वो ये बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका अटेम्प्ट बहुत ईजी हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, चिन कम्युनिटी म्यांमार लिख लीजिए। और ऐसे निकालनी होती हैं चीज़ें कि क्या पेपर में आ सकता है क्या नहीं। और देखिए, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, याद होगा 3-4 दिन हो गए या पता नहीं कितने दिन हो गए। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि देखिए, अगर ऐसे टाइप की न्यूज़ आती है तो जिनका कोई साइंटिफिक वो नहीं है, जिसमें लिखा हुआ था कि काऊ के यूरिन में सोना होता है और काऊ का डंग रेडिएशंस में काम आता है, तो मैंने आपको मार्क करके ही बताया था कि ये चीज़ों की न्यूज़ को सीरियसली मत लिया कीजिए। अगर बताने लगूँ तो पता नहीं कितनी न्यूज़ निकल जाए। देखिए आज भी यही आया है कि एक तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग डिपार्टमेंट, याद रखिएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंडर आता है। और ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़। ज़रूरी नहीं है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग दिए जाए। हो सकता है खाली ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ भी दे सकते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री भी दे सकते हैं। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इसके अंडर आता है। ये 2019 में सेटअप किया गया था। इसको जो मैंडेट मिला था वो सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी कि हम अपनी इंडिजिनस काउस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसको मैंडेट नहीं था कि ये एग्ज़ाम हेल्ड करे। जो आपको पता होगा कि आज आया कि कोई हेल्ड नहीं करेगी अभी एग्ज़ाम, क्योंकि जो इन्होंने सिलेबस निकाला था, जो बातें बताई थी, जो सर्कुलर निकाला था, वो सब मतलब विदाउट साइंटिफिक एविडेंस बेसिस उसके निकाला था। तो उन चीज़ों को न्यूज़ मत समझा करिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इट इज़ गुड टू बी देशभक्त, इट इज़ गुड टू बी काऊ भक्त, बट जो चीज़ें साइंटिफिक बेस्ड नहीं है उन पे मत जाइएगा। तो एक तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इस बार थोड़ा चर्चा में रहा है, तो याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कब ये सेटअप हुआ था, दैट्स इट। उसके बाद एक एडिटोरियल पे जो म्यांमार को लेके था उसमें कुछ हमने नहीं पढ़ना है, बस उसमें ये याद रखना है कि जो सैफरन रेवोल्यूशन था, ये लिख लीजिए प्रीलिम्स वाले, थोड़ा सा नोट बना के कि सेफ्रन रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था, म्यांमार में हुआ था। दिस प्रोटेस्ट वाज लेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने किया था इन 2007। दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक एडिटोरियल पे इसी में ही था द तिब्बत रीजन। तो याद रखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें देखने वाली है। एक तो यू सैंग जो है, यू सैंग कई बार आ जाता है, जैसे हमने देखा होगा कि रिवर्स के नाम सैंगपो, लैंगचिंग खेम्बेन, ये ऐसे नाम आ जाते हैं। तो यू सैंग ऐसे याद रखिएगा कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को कहा जाता है। अमडो खाम भी उससे रिलेटेड है, दैट्स इट। उसके बाद पेज 10 पे आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम जो मोदी जी बोल रहे हैं, तो उसमें हमने जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम के बारे में पढ़ा है उतना ही बहुत है। याद होगा हमने पढ़ा था कि इसमें लेबॉर्टरीज़ बनानी है, उसके अंदर हमने फिर जो एग्जिस्टिंग लेबॉर्टरीज उनको ये रिफाइन करना है, तो उतना ही करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और पेज 10 पे मिशन इंद्रधनुष और बेसिकली इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 के बाद में दे रखा था। तो पहले तो मिशन इंद्रधनुष देखिए क्या था। इसमें इसमें इन्होंने वो किया था कि हम फुली इम्यूनाइज करेंगे 89 मोर देन 89 लाख चिल्ड्रंस को, जो या तो इधर अनवैक्सीनेटेड है या तो उनको इंजेक्शन नहीं लगी या पार्शली वैक्सीनेटेड है, अंडर जो वैक्सीनेशन हमने यूनिवर्सलाइजेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत निकाली थी। ये किसको टारगेट करता है? चिल्ड्रंस को करता है जो अंडर 2 साल से नीचे के हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन को टारगेट करता है इम्यूनाइजेशन के लिए। तो बेसिकली मिशन इंद्रधनुष जब भी आएगा तो मेरे ख्याल से 4 ऑप्शन से ABCD में आएगा, ये 1 2 3 4 में नहीं आएगा। ABCD में अगर आएगा तो ये रिलेटेड होगा, या तो इस पर लिखा होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड है या किसी से। तो ये आपको बेसिकली ये वैक्सीनेशन से वो है। आप वैसे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल स्टडी भी देख लो, कई बार अगर 3 ऑप्शंस में आ जाए तो ये कि प्रोवाइड करता है वैक्सीनेशन अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, जिन डिजीजेस को वैक्सीन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे डिप्थेरिया। ये आप नोट बना सकते हैं सारी डिजीजेस का। और ये अगर आप बनाएंगे ना तो आपको बड़ा इजी लगेगा, इतना कोई टफ नहीं होता इनको याद रखना, बहुत आप नॉर्मल लाइफ में भी अपनी सुनते रहते हैं इनको। अब देखते हैं ये जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आया वो क्या है। उसमें क्या करेंगे, जो ये चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन जिन्होंने अपनी वैक्सीन डोजेस कोविड-19 पेंडेमिक में मिस करी है उनको टारगेट किया जाएगा।
और दे विल बी आइडेंटिफाइड एंड वैक्सीनेटेड ड्यूरिंग द 2 राउंड्स। इसके 2 राउंड्स चलेंगे, उनको वो करना है। और ये जो प्रेजेंट कैंपेन है विल टारगेट अचीविंग 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। याद रखिए 100% नहीं है, कभी भी कोई स्कीम जो आएगी वो कभी ये नहीं कहेगी हम 100% करेंगे, क्योंकि होना जैसे हम कह देते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, वो बस कहने की बातें हैं, बट इसमें इन्होंने बड़ा क्लियरली इसमें पहले ही लिख दिया है, क्योंकि साइंटिफिक बॉडी है, कि हम अचीव करेंगे 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था न्यूज़पेपर में। अब हम देखते हैं एडिटोरियल पेजेस। तो आज मैं कुछ आपको फॉर्डर्स दे रहा हूँ, ये फॉर्डर ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इन आर्टिकल्स में ज़्यादा मत पढ़िएगा। एक तो ये था ह्यूमन राइट्स आर एवरीवन्स बिजनेस। तो कल जो हमने सेडिशन में पढ़ा था, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर कोई आर्टिकल आता है या क्वेश्चन आता है हम उसमें भी लिख सकते हैं, या हमारे स्पीचेस के ऊपर कोई ऐसे लिखने को आता है उस पर भी लिख सकते हैं, या जो रिसेंट में ये जो एक्टिविस्ट अरेस्ट हो रहे हैं उस पर भी हम लिख सकते हैं। जितना मैंने इसमें मार्क किया है उससे ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अगेंस्ट गवर्नमेंट लिखा गया है। और इतना अगेंस्ट गवर्नमेंट अगर आप लिखोगे तो आप देखिए इस टाइम जो फंक्शनिंग में है वो अभी की गवर्नमेंट ही है। कोई कल को इलेक्शन नहीं हो जाएंगे और कोई चेंज नहीं हो जाएगी गवर्नमेंट की, अगर आप लिखो तो उनके टीचर्स आपको ठीक कर देंगे। तो जितना मैंने मार्क किया है उतना ही लिखेगा। एक तो आप कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इससे अगर आप, ये लाइन बहुत अच्छी है, अगर आप इससे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इट विल फेच यू गुड मार्क्स, कि अ डेमोक्रेसी विच डज नॉट इंश्योर एंड सिक्योर यूनिवर्सल राइट्स फॉर ऑल इज़ अ डेमोक्रेसी ओनली इन नेम। वो डेमोक्रेसी कोई काम की नहीं है जो अपने लोगों के लिए यूनिवर्सल राइट्स ना सिक्योर करे। अगर वो है डेमोक्रेटिक कहती है अपने आप को, तो सिर्फ वो नाम की है। ये लाइन ज़रूर लिखिएगा। और being respected, not having their dignity violated and having a sense of security is what everyone and anywhere should get। ये उसके बाद लिखेगा कि हर आदमी को अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी वायलेट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप ये नाम ज़रूर लिखेगा, चाहे वो सीरियंस हों इटालियन शोर पे, चाहे रोहिंग्याज हों, चाहे हिंदूज़ हों, चाहे वो स्टेटलेस रेफ्यूजीज़ हों बॉर्डर मेक्सिको पे। जब ये आप एग्जाम्पल देते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, टीचर को ये लगता है कि इस लड़के को या लड़की को बहुत ज्ञान है, दे हैव गॉट वेरी वास्ट नॉलेज। तो ये पॉइंट जो लिखेगा। इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी पार्लियामेंट के बारे में कहा है, ये कुछ भी मेंशन मत कीजिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ना ही इंटरव्यू में मेंशन कीजिएगा, ना कहीं भी मेंशन कीजिएगा। आप अपने दोस्त के साथ बहस करनी हो 10 बार बोलिएगा, मगर वैसे मत मेंशन कीजिएगा। और याद रखिएगा इसमें आप ये भी मेंशन करेंगे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो हुई थी ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने भी कहा था कि पोस्ट वॉर जो वर्ल्ड है अब हमारा, उसमें हमें राइट्स और फ्रीडम्स देना है फॉर ऑल पीपल, कहीं भी वो रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो, चाहे फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल लिविंग एवरीवेयर। और उसके बाद याद है कि उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया जो था वो फर्स्ट ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर भी था, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। ये पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आप बेसिक्स चीज़ें लिख रहे हैं, बेसिक। अगर आपके पास सेक्शन 124A पे आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आता है, या जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो एक्टिविस्ट अरेस्ट हो रहे हैं, या इंटरनेशनली हम कैसे अलाइन कर रहे हैं, उन चीज़ों पे आता है। इस जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सिर्फ उनको लिखिएगा। इससे ज़्यादा जो चीज़ें लिखी हैं वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट गवर्नमेंट हैं, वो मत लिखिएगा। ये थोड़ा विजय लक्ष्मी पंडित का ही मैंने ये सिर्फ उनके लिए लिखा है जो प्रीलिम्स के लिए है। विजय लक्ष्मी पंडित का मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी यूएन जनरल असेंबली की। उसके बाद एक ये पॉइंट है कि ये ज़रूर लिखेगा आप कि द ट्रायड ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसको लेके B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था कि दीज 3 एलिमेंट्स टुगेदर वर एब्सोल्युटली एसेंशियल इफ इंडियंस वर टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। देखिए क्या होता है जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, 2-3 कोट्स दे देते हैं तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को लेके प्रियम्बल में दिया हुआ है, तो उसको लेके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हमें अपनी पोटेंशियल रियलाइज़ करनी है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तीनों चीज़ें, ये 3। उसके अलावा ये पूरा का पूरा आर्टिकल में कुछ मत नोट्स बनाइएगा। मैं फिर आपको वार्न कर रहा हूँ, जितना मैंने आपको बताया उससे ज़्यादा कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये द एक्साइज ड्यूटी फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन जो है, उसमें क्या नोट्स बनाने हैं। प्रीलिम्स वाले ये लिखेगा कि एक तो 3.5% का फिस्कल डेफिसिट जो हमने बजट एस्टिमेट किया था वो 2020-21 का कितना गया, 9.5%। एक तो ये लिखेगा। एस्टिमेट्स कहते हैं कि जो रिसिट्स, क्योंकि भाई बजट डेफिसिट में गया तो उसका मतलब हमारे पास पैसा जो आया है वो कम आया है जितना पैसा गया है। तो ये याद रखिएगा, फॉल इन रिसिट्स जरूर ही है एक्सेप्ट एक्साइज ड्यूटी। ये ज़रूर लिखेगा कि जितनी भी हमारी ड्यूटीज़, जितनी भी GST वगैरह सब
के जो रिसीविंग हमने सोची थी वो कम हुई हैं, बट एक्साइज ड्यूटी की नहीं हुई। एक तो याद रखिएगा क्यों, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज ऑन पेट्रोल एंड डीजल की वजह से हमें अच्छा इनकम हुई है एक्साइज ड्यूटी से। एक तो ये पॉइंट वो वाले याद रखिएगा। एक फिस्कल डेफिसिट्स का क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म टू गवर्नमेंट डेट, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट होगा मतलब सपोज आपके पास आए 10 रुपये, आपने खर्चने हैं 15 रुपये, तो आपको 5 रुपये का कर्जा लेना पड़ेगा, तो इट ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्स टू गवर्नमेंट डेट। अगर कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है फिस्कल डेफिसिट व्हाट इट हैज़ इट्स इम्प्लीकेशंस, मेजर इम्प्लीकेशन, तो याद रखिए गवर्नमेंट डेट। और एक प्रोफेसर ब्लैंचार्ड का हमने पहले भी पढ़ा था कि सारे के सारे ना, कि जितनी आपकी अगर आपकी ग्रोथ है कंट्री की, अगर आपका ब्याज दर उससे कम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, याद होगा हमने पढ़ा था। तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, उसी में पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का फिस्कल एक्सपेंडिचर हैज़ स्ट्रॉन्गर मल्टीप्लायर इफेक्ट ड्यूरिंग रिसेशन देन ड्यूरिंग बूम्स। तो अगर आप में क्वेश्चन आता है कि फिस्कल डेफिसिट का या फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा कब होता है, या तो बूम पे होता है, घुमा के देंगे मतलब ड्यूरिंग रिसेशन टाइम या ड्यूरिंग बूम टाइम, तो याद रखिएगा इसका अच्छा इफेक्ट जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को असर करेगा पॉजिटिवली, वो रिसेशन के टाइम पे होगा, बूम के टाइम पे नहीं होगा। अब वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। देखिए बूम के टाइम पे तो जब मार्केट वैसे ही ग्रो कर रही है, अगर गवर्नमेंट फाइनेंसिंग शुरू कर देगी, गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर देगी, फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग कर देगी शुरू, तो वो जब ज़्यादा पैसा उठा लेगी तो बाकी प्राइवेट लोगों के लिए, तो आपको मैंने पहले भी समझाया था कि जब गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा ले लेगी तो प्राइवेट लोगों के लिए पैसा कम बचेगा, तो ब्याज दर महंगी हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट महंगे हो जाएंगे और फंड्स भी उनके लिए कम बचेंगे। तो बूम के टाइम पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब रिसेशन होगा, रिसेशन में प्राइवेट इन्वेस्टर्स वैसे ही अपना पैसा खींच लेते हैं, वो किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, तो उस टाइम गवर्नमेंट का आना ज़्यादा ज़रूरी है, जब वो एम्प्लॉयमेंट देगी, जनरेट करेगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो भी जाएगा तो जितने सेविंग्स अकाउंट वाले हैं उनको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, जितने टाइम डिपॉजिट करने वाले हैं उनको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ना कि बूम के टाइम पे। ये प्रीलिम्स वालों के लिए था। उसके बाद अगर बीइंग पेट्रोल इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर अगर आता है तो हम देखते हैं कि हमने क्या बनाना है। एक तो याद रखिएगा कि हमें कुछ गवर्नमेंट के पॉइंट्स भी लिखने होते हैं। अगर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आता है या पेट्रोल एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये मेंस वालों को बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, या आपको क्या क्वेश्चन में लिखना चाहिए। कि हम कह सकते हैं कि हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो 60% से ज़्यादा डीजल कंज्यूम करती हैं आर नाउ सब्जेक्ट टू फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, जो अभी तक नहीं था। एक पॉइंट ये मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये अच्छा कदम उठाया है कि 60% डीजल जो यूज़ करती हैं व्हीकल्स, उनको भी अब फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड में आना होगा। दूसरा पॉइंट मेंशन करेंगे कि शेयर ऑफ बायोइथेनॉल पेट्रोल का भी हमने 8% कर दिया है अंडर 2018 नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। आप सोचें कि मैं पॉलिसी लिखूँ ना लिखूँ, ज़रूर लिखेगा, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फेम स्कीम को अगर आप फोकस कर सकते हैं कि दे आर नाउ फोकसिंग ऑन लार्जली ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। एडिशनल फिस्कल और नॉन फिस्कल इंसेंटिव देने शुरू करें हमने, जो ट्रांजिशन करेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, ये कर सकते हैं। अब उसके बाद आप अपने कंक्लूजन में चाहे लिख लें या अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं कि देयर आर मेनी थिंग्स दैट द गवर्नमेंट शुड डू। अब उसमें क्या है, क्या आप अपने पॉइंट्स क्या लिखेंगे कि फर्स्ट द गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट अ ज़ीरो एमिशन व्हीकल प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें ज़ीरो एमिशन व्हीकल प्रोग्राम में ये होगा कि जितने भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कुछ नंबर, सपोज करिए अगर वो 100 व्हीकल्स बनाते हैं साल के अंदर, तो एक हम टारगेट दे सकते हैं भैया अगर आप जितना ही बना रहे हो उसका 10% आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी है। और ऐसा नहीं है कि हम ये बेफिजूल की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स चाइना में, सर्टेन स्टेट्स इन यूएस, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, साउथ कोरिया भी हैं, अभी चल रहे हैं ये प्रोग्राम्स। तो अगर आपको सारी स्टेट्स याद ना रहे तो चाइना, यूएस मेंशन कर सकते हैं आप। और गवर्नमेंट को और दूसरा कदम क्या उठा सकते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट फॉर न्यू पैसेंजर कार एंड कमर्शियल व्हीकल्स बढ़ा दें, ठीक है। क्योंकि टू व्हीलर्स जो हैं, जो 2/3 पेट्रोल यूज़ होता है इंडिया में, वो टू व्हीलर्स में यूज़ होता है, और उनके ऊपर कोई भी फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड नहीं लगता है, तो आप कह सकते हैं कि उसमें भी ये बढ़ा दिया जाए। अपने कंक्लूजन में बता रहा हूँ, लिखिएगा इसको। और देखिए उसमें लिख सकते हैं कि आप द फेम स्कीम जो है वो फोकस करता है 2 and 3 व्हीलर्स टैक्सीज को, बसेस को। अब इसको ऑल पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स करना चाहिए, और एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ये आप कंक्लूजन में तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं। और उसके बाद चौथा पॉइंट आप कंक्लूजन में एक ही पैरा में लिखिएगा ये सब कुछ, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आदमी जो है कंक्लूजन ज़रूर पढ़ता है, उसको थोड़ा, अगर आप जो मैं ये 4 पॉइंट्स बताएं ये लिख लेंगे
मतलब मैंने क्या बताया, ये पेपर में आए हैं और इन 4 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसको अगर आप लिख लेंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये लिखेगा कि जीएसटी रेट्स हम पैसेंजर व्हीकल्स का हम बना सकते हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी को लेके, कि अगर उसकी फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा है तो उस पे जीएसटी रेट कम, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कम है तो उस पे जीएसटी रेट ज़्यादा। अभी जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है वो व्हीकल के लेंथ और इंजन साइज़ के ऊपर लगता है जीएसटी। अगर इंजन साइज़ बड़ा है, इंजन साइज़ कम है, हम उसको कर सकते हैं प्रोपोर्शनल टू फ्यूल एफिशिएंसी। अगर ये 4 पॉइंट्स आप लिख देंगे, बस आप यू विल गो थ्रू। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। और आई थिंक आपको, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। जो ये मेंस का भी हमने थोड़ा साथ में फॉर्डर अच्छे अच्छे देने शुरू करे हैं। ऐसा नहीं है पहले नहीं देना चाहता था मैं, पहले भी जहाँ जहाँ लगता था मुझे पॉइंट्स निकल रहे हैं वहाँ मैं दे रहा था। अब क्योंकि ये टाइम थोड़ा क्रूशल हो जाता है, तो इसलिए अब देना शुरू ज़्यादा करा है, क्योंकि ये टाइम से हम नहीं तो बहुत पहले से देता तो आप इतने बल्कि हो जाता नोट्स, आपको बहुत दिक्कत आती। तो अब से जो चीज़ें हैं, 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस को कब शुरू करना चाहिए किस चीज़ को, तो हमने शुरू कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस रखें क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता है, तो वो बताइए। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो वो बताइएगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय, टेक केयर।